हेलो दोस्तों, स्वागत है प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीव सर क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 का नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं और आज का टॉपिक है। पिछले क्लास में जितने भी अशेषीय अंक थे उसके बारे में डिटेल्स पढ़े और आज का टॉपिक है जिसका नाम है तुलनात्मक भ्रूणिकी से प्रमाणता। तो देखिए, तुलनात्मक भ्रूणिकी क्या होता है। तो जितने भी बहुकोशिकीय जंतु होते हैं उन सब में भ्रूणीय विकास होता है। अब भ्रूणीय विकास कैसे होता है, तो वो युग्मन से शुरू होता है, वहां पहले निषेचन होता है, उसके बाद में कोशिका विभाजन होता है और युग्मनज बनता है और वहां से मॉड्यूला, ब्लास्टुला तथा गैस्टुला का निर्माण होता है और इसके बाद भ्रूण का पूर्ण रूप से विकसित होता है। तो देखिए यहाँ कि जितने भी ये जो सभी बहुकोशिकीय जंतु होते हैं उनमें परिवर्धन समानता होती है और अपना जीवन एक कोशिकीय से, हाँ तो देखिए यहाँ एक कोशिकीय युग्मन से शुरू करते हैं और उसके बाद मॉड्यूला, ब्लास्टुला तथा गैस्टुला प्रवास्था में विकसित होते हैं। तो देखिए, जो भ्रूणीय विकास होता है उसमें जितने भी बहुकोशिकीय जंतु होता है वो एक कोशिकीय युग्मन से शुरू करते हैं, उसके बाद मॉड्यूला, ब्लास्टुला तथा गैस्टुला प्रवास्था में विकसित होते हैं। लेकिन गैस्टुला के बाद उनकी अवस्था में विकसित विभिन्नता आ जाती है। तो देखिए यहाँ तो गैस्टुला तक एक समान होता है, विकसित होता है। जो भी गैस्टुला तक विकसित हुआ भ्रूण वो उसमें समानता होती है सभी जंतुओं के भ्रूण में। लेकिन गैस्टुला के बाद अलग अलग जीव जंतुओं के भ्रूण में अलग अलग विभिन्नता देखी जाती है। तो इस प्रकार से तुलनात्मक भ्रूणीय विकास से प्रमाणता कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भ्रूण में तुलना हो जाती है। तो आइए देखिए किस तरह से होता है भ्रूणीय विकास। तो देखिए यहाँ पहले यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन, उसके बाद एक कोशिका होता है, एक नर युग्मक तथा एक मादा युग्मक होता है। उसके बाद निषेचन के बाद यहाँ युग्मनज, दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, निर्माण होता है यहाँ। तो यहाँ देखिए दो कोशिका वाले स्टेज हुआ यहाँ। उसके बाद जैसे ही दो कोशिकाओं का विभाजन होता है फिर वो विभाजित होता है और यह 4 सेल बनता है। फिर 4 कोशिका बनने के बाद 8 सेल के स्टेज में आता है। फिर उसके बाद 16 सेल बनता है जिसे मॉड्यूला कहा जाता है। मॉड्यूला के बाद यहाँ ब्लास्टुला अवस्था में आता है और उसके बाद भ्रूण में भिन्नता आ जाती है और इस प्रकार से भ्रूण जो होता है, यहाँ देखिए 4 वीक्स में इस स्टेज में आता है भ्रूण। फिर यहाँ 10 वीक्स में है, 16 वीक्स में जो भ्रूण होता है 16 सप्ताह में इस स्टेज में आ जाता है और उसके बाद 20 सप्ताह में भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और इस भ्रूण का फिर अपने माता के योनि मार्ग के द्वारा जन्म होता है। तो इस प्रकार से हमने भ्रूण का विकास पढ़े, अर्थात जो भ्रूण का विकास होता है इसी प्रकार से होता है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अगला टॉपिक है जीवाश्म विज्ञान से प्रमाणता। तो देखिए हमने भ्रूणीय विकास से प्रमाणता पढ़े, नेक्स्ट है जीवाश्म विज्ञान से प्रमाणता। आइए देखिए जीवाश्म क्या होता है। तो कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो आदि पृथ्वी पर उपस्थित थे, लेकिन किसी कारणवश बदलते वातावरण के कारण वो जीव वर्तमान समय में विलुप्त हो गए हैं। लेकिन
विलुप्त हो गए, जीव तो विलुप्त हो गए, लेकिन उनका कुछ ना कुछ अवशेष जो है पृथ्वी के भूगर्भीय चट्टान पे उपस्थित होता है, और वही जो अवशेष होता है उसे जीवाश्म कहा जाता है। तो देखिए, अनेक ऐसे जीव हैं जो आदि पृथ्वी में उपस्थित थे परंतु वर्तमान में विलुप्त हो चुके हैं, और आज भी पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित जो चट्टान है उसमें परिच्छिन्न अवस्था में पाए जाते हैं, जिसे ही जीवाश्म कहा जाता है। तो देखिए, अब जीवाश्म का प्रकार, तो जीवाश्म का बहुत सारे प्रकार होता है, जिसमें से हम आज कुछ जीवाश्म का प्रकार को डिटेल्स पढ़ते हैं। आइए, पहला है संपूर्ण परिच्छिन्न जीव। तो देखिए, संपूर्ण परिच्छिन्न जीव या जीवाश्म में क्या होता है कि इसमें जो जितने भी जीव होते हैं वो पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, किसी भी स्थान पे पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। जैसे देखिए, यहाँ ये जो जीव है वो जीवाश्म के रूप में बर्फ या अंबर में सुरक्षित होते हैं, वो भी पूर्ण रूप से। इस प्रकार के जीवाश्म को पूर्ण परिच्छिन्न जीवाश्म कहा जाता है। नेक्स्ट है सांचा या ढांचा जीवाश्म। तो देखिए, सांचा या ढांचा जीवाश्म में क्या होता है कि इसमें जीवाश्म जो होता है उसका शरीर मूल रूप से नहीं होता है, लेकिन उस शरीर का सिर्फ आकृति देखने को मिलता है। अर्थात इस प्रकार के जो जीवाश्म होते हैं उसका पहचान जीव जंतुओं के शरीर के आकृतियों के द्वारा किया जाता है। तो इसमें तो मूल शरीर नहीं होता है, लेकिन शरीर की केवल आकृतियां पाई जाती है। जैसे में देखिए, ये जीवाश्म है और इसका सिर्फ शरीर का आकृति है। तीसरा है थापा जीवाश्म। तो देखिए, थापा जीवाश्म क्या होता है कि इस प्रकार के जीवाश्म में शरीर की संरचना की छाप होती है। तो जो थापा जीवाश्म होता है उसकी पहचान किस प्रकार से की जाती है, तो कोई भी जीवाश्म होता है उसमें क्या होता है कि जीव जंतु जो होते हैं उसके शरीर के छाप के द्वारा पहचान किया जाता है, इसलिए इसको थापा जीवाश्म कहा जाता है। नेक्स्ट है पद चिन्ह का परीक्षण। तो देखिए, जो पद चिन्ह का परीक्षण होता है उसमें जीवाश्मों के पैर के चिन्हों के द्वारा पहचान किया जाता है। अर्थात जो भी जीवाश्म होते हैं उनका कुछ ना कुछ पैर का निशान होता है और उन निशानों के द्वारा उनका पहचान किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है चट्टान। आइए, चट्टान का प्रकार। तो देखिए, चट्टान जिसमें से आगेन चट्टान पहला। तो देखिए, आगेन चट्टान क्या होता है कि ज्वालामुखी से निकलता है। देखिए, ज्वालामुखी से एक लवा निकलता है और वो लवा ठंडा होकर एक चट्टान का निर्माण करता है। तो यहाँ देखिए, जो आगेन चट्टान होता है उसका निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावा के द्वारा होता है। जो लावा होता है वो ठंडा होकर ठोस हो जाता है, और इस प्रकार से ठोस हो जाने पर जो बनने वाले चट्टान होता है उसी को आगेन चट्टान कहा जाता है। तो देखिए, ये एक आगेन चट्टान है, क्योंकि ज्वालामुखी से जो भी निकलता है पिंड वो एक कड़ा हो जाता है ठोस के रूप में, और वो चट्टान का निर्माण चट्टान का रूप ले लेता है। इस प्रकार से आगेन चट्टान बनता है, और इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। तो देखिए, ये है ग्रेनाइट, आगेन चट्टान का ये एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट है तलछटी चट्टान। तो आइए अब तलछटी चट्टान क्या होता है और इसका निर्माण कैसे होता है। तो इसका निर्माण समुद्र के धरातल पर जो भी रेत कंकड़ होते हैं वो सब तलछट में कड़ा होकर और ठोस में बदल जाता है। ठोस में बदलने के बाद चट्टान का निर्माण होता है और जो चट्टान बनता है उसी चट्टान को यहाँ तलछटी चट्टान कहा जाता है, क्योंकि ये चट्टान जो होता है तलछटों के द्वारा निर्मित होता है, जिसमें समुद्र के धरातल पे जो भी रेत होता है, कंकड़ होता है, वो सब एकत्रित होता है और एकत्रित होकर एक ठोस बन का रूप लेता है और जो ठोस होता है वही आगे चलकर चट्टान बनता है। तो यहाँ देखिए ये है तलछट चट्टान और जैसे इसका उदाहरण आ जाएगा कोयला, चूना, बलुआ पत्थर, ये सब जो भी जीवाश्म की, इसमें क्या होता है कि जीवाश्म की संख्या जो होता है बहुत अधिक होता है। तो तलछटी चट्टान में जीवाश्मों की संख्या अधिक होती है और ये एक बलुआ पत्थर है। नेक्स्ट है रूपांतरित चट्टान। तो देखिए रूपांतरित चट्टान, इसका नाम है रूपांतरित चट्टान। इससे क्या होता है कि जो आगेन चट्टान तथा तलछट चट्टान जो होता है भौतिक गतियों के कारण, भौतिकी गति के कारण जैसे दाब, उष्मा इत्यादियों के कारण क्या होता है कि बदल जाता है रूपांतरित चट्टान में। तो इस प्रकार से रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। जो भी आगेन चट्टान और तलछटी चट्टान जो होता है उष्मा, दाब, भार इत्यादि भौतिक गतियों के कारण रूपांतरित हो जाता है और रूपांतरित होकर रूपांतरण चट्टान का निर्माण करता है। ये एक रूपांतरित चट्टान है और इसका उदाहरण है संगमरमर तथा एस्लेट, जिसमें से ये संगमरमर है, ये रूपांतरित चट्टान है। नेक्स्ट है जीवाश्मों की वायु निर्धारण विधि। तो देखिए जीवाश्म का आयु निर्धारण कैसे किया जाता है। तो जीवाश्मों को आयु निर्धारण करने की कई विधियां होती है, जिसमें से एक होता है रेडियो एक्टिव कार्बन विधि। तो देखिए रेडियो एक्टिव कार्बन विधि में क्या होता है कि इसमें जीवाश्मों का आयु का जो निर्धारण होता है कार्बन के द्वारा किया जाता है। तो कार्बन जो होता है दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक में दो प्रकार का कार्बन होता है, जिसमें से एक होता है C12 और दूसरा होता है C14। अब इसमें क्या होता है कि जो C14 होता है वो रेडियो एक्टिव होता है तथा ये जीव जंतु में स्थिर होता है। तो जो C14 होता है तो देखिए यहाँ जो C14 कार्बन होता है वो रेडियो एक्टिव होता है तथा जो जीव जंतु के नष्ट होने पर C12। अब इसमें क्या होता है C12 जो होता है जीव जंतु नष्ट भी हो जाता है तो वो स्थिर बना रहता है, अर्थात जीव जंतुओं के नष्ट हो जाने पर C12 की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो स्थिर बना रहता है। लेकिन जो C14 होता है वो कार्बन की मात्रा जो होता है समय के साथ घटते रहती है और चूंकि जो C14 होता है वो जीवाश्मों में समय के साथ साथ उसकी मात्रा घटते जाती है, कार्बन 14 की मात्रा घटते जाती है। तब ये जो कार्बन 14 है इसके द्वारा जीवाश्मों का आयु निर्धारण किया जाता है, अर्थात जो C14 होता है उस कार्बन से आयु का निर्धारण किया जाता है। तो ये तो था कार्बन रेडियो एक्टिव विधि। नेक्स्ट है इसी प्रकार से
यूरेनियम लेड विधि के द्वारा जीवाश्मों का आयु निर्धारण किया जाता है। तो देखिए यूरेनियम लेड विधि में क्या होता है, पहले इस विधि की खोज तो वोल्टवुड नामक वैज्ञानिक ने भूगर्भीय चट्टानों के आयु निर्धारण करने के लिए किया था। अब इसमें क्या होता है कि यूरेनियम जो होता है सूक्ष्म मात्रा में चट्टान के ऊपरी परत पर पाया जाता है और यही यूरेनियम विघटित होकर लेड का निर्माण करता है। तब एक चट्टान में पाए जाने वाले जो यूरेनियम होता है तथा लेड तो देखिए यूरेनियम लेड विधि में क्या होता है कि इस विधि की खोज तो पहले वोल्टवुड नामक वैज्ञानिक ने भूगर्भीय चट्टानों के आयु निर्धारण करने के लिए किए थे। इसमें क्या होता है, यूरेनियम सूक्ष्म मात्रा में चट्टानों की ऊपरी परत पर उपस्थित होता है और उसके बाद जो यूरेनियम उपस्थित होता है वही विघटित होता है और विघटित होकर यहाँ लेड का निर्माण करता है और तब एक चट्टान में पाए जाने वाले जो यूरेनियम होता है तथा लेड उससे उसकी मात्रा से जीवाश्मों एवं चट्टानों की आयु निर्धारण की जाती है। तो देखिए यूरेनियम लेड विधि में यूरेनियम तथा लेड के द्वारा चट्टानों की आयु का निर्धारण की जाती है। नेक्स्ट है पोटेशियम आर्गन विधि। तो देखिए इसमें क्या होगा, पोटेशियम आर्गन विधि में कि जो भी जीवाश्म होगा उसका आयु निर्धारण पोटेशियम और आर्गन के द्वारा किया जाता होगा। इसमें देखिए जो में लगभग 0.01% रेडियो एक्टिव पोटेशियम होता है, ठीक, और यही विघटित होकर कैल्शियम और आर्गन बनाता है। तो देखिए इसमें किस तरह से जीवाश्मों का अध्ययन होता है, जो भी जीव होते हैं उनमें 0.01% अर्थात बहुत कम मात्रा में रेडियो एक्टिव पोटेशियम होता है और ये पोटेशियम विघटित होकर कैल्शियम तथा आर्गन बनाता है और इस प्रकार से जीवाश्मों का आयु निर्धारण होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।